हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम इस वीडियो सेशन में हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में इंट्रोड्यूस की गई और 1 अप्रैल से लागू हुई है उसका डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आपने इस वीडियो से पहले पार्ट 1 जरूर से कंप्लीट कर लिया होना चाहिए बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अवर पार्ट 1 जिसमें हम और बाकी चीजें जो हमारे एफटीपी के रिलेटेड बच गई है उन्हें कवर करने वाले हैं। आपने इससे पहले वीडियो सेशन जो देखा होगा उसमें एफटीपी का पहले एक ओवरव्यू हमने कवर कर लिया था जहां हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल, दूसरे बेसिक प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जिसमें हमने कुछ 5-6 स्कीम्स की लिस्ट लिखी थी और उसमें से एक पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के अंदर एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, और उसे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली देखा था कि दोनों का कवरेज क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और दोनों में डिससिमिलैरिटीज क्या है। उसके बाद ब्रीफली हमने सेकंड भी कवर कर लिया था, ड्यूटी रेमिशन स्कीम, क्योंकि उसके अंदर तो ज्यादातर बातें हम कस्टम लॉ में पहले ही सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 में रीड कर चुके थे। अब हमें कंटिन्यू करना है हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के साथ ही, तो ये जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी उसी लिस्ट को पहले आगे बढ़ाते हैं, इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर बचे हुए प्रोविजंस जो हैं हमारे एफटीपी के, लाइक स्टेटस होल्डर वगैरह के प्रोविजंस एंड जनरल प्रोविजंस रिगार्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हम उन्हें क्विकली देख लेंगे जो हमारे एमसीक्यूज के लिए ही जनरली पूछे जाएंगे। तो हम हमारे सीक्वेंस में देख रहे हैं ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम हम कवर कर चुके हैं, ड्यूटी रेमिशन स्कीम हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है रॉड टिप। सर व्हाट इज द रॉड टिप? दिस इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रेमिशन यानी कि पहले आपने ड्यूटी वगैरह भर दी है, टैक्सेस वगैरह भर दिए हैं, लेकिन अब आपने उस सामान को एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट करने पे हम आपको उसका रिबेट, रिफंड या रेमिशन प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा सर ये रॉड टिप स्कीम है ही क्या, ये है ही क्यों? क्योंकि जब हम 2 स्कीम्स पढ़ चुके हैं, ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन, तो उससे काम हो गया था ना कि आप इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करना चाहते हो इनपुट्स को, तो उन इनपुट्स के ऊपर आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन मिल सकता है, एंड जो उस पे जीएसटी वगैरह आपने पे किया होगा उसे आप हो सकता है रिफंड क्लेम कर लो जीएसटी के अंदर। तो फिर ये रॉड टिप का काम क्या है? कुछ ऐसे टैक्सेस और ड्यूटीज हैं जो हमारे देश में अभी भी लग रहे हैं जिनका कोई और रिफंड या रिबेट या एग्जेम्पशन किसी भी तौर पे नहीं मिल रहा, एंड उनका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट जिसे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, एंड उनका भी हमें रेमिशन देना होगा, नहीं तो अदरवाइज हम एक्सपोर्ट कर देंगे गुड्स के साथ साथ टैक्सेस, जो हमारे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को डिफीट कर देगा, एंड देयर बाय ये रॉड टिप स्कीम बनाई है। सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल दीजिए। बहुत सिंपल और इजी सा एग्जांपल है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट्स यूज हुए उसके लिए तो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम और ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेरा बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस तो इंटीग्रल पार्ट है, हर चीज में ही आपको देखने मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में पेट्रोल और डीजल का खर्चा लगा है सर, और वो पेट्रोल और डीजल के खर्चे पे तो हम जानते हैं कोई जीएसटी वगैरह है ही नहीं, उस पे तो आज भी एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, स्टेट सीएसटी यही सारे लगाए जा रहे हैं, एंड उसका तो कोई हमें रिफंड मिला ही नहीं, उसका तो हमें कोई एग्जेम्पशन मिला ही नहीं, जबकि वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की कॉस्ट में इंक्लूडेड है और वो भी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर शामिल हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो गुड्स के साथ साथ टैक्सेस भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो हमारे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के खिलाफ चला जाता है। इसीलिए इन चीजों को भी रेमिशन प्रोवाइड करने के लिए जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, रॉड टिप स्कीम बनाई गई, जिसके अंदर एक एस्टिमेशन किया गया है कि एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का एक परसेंटेज आपको एज स्क्रिप्ट्स दिया जाएगा, एज पॉइंट्स दिया जाएगा, जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग बेसिक कस्टम ड्यूटी व्हेनेवर यू विल इंपोर्ट समथिंग। और अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहां एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं है, ये ट्रांसफरेबल है, आप किसी और पर्सन को दे दें और वो पर्सन बीसीडी पे करने के लिए इन स्क्रिप्ट्स का, ई स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है जो रॉड टिप स्कीम के अंदर इशू किया गया होगा।
यही हमारी पूरी रॉडटेप की स्कीम है। तो हम इसको डिटेल में अपना बुक से कवरेज कर लेते हैं, जैसे हमने ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन कवर किया था। हालांकि जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो मैंने आपको बता दी, तो अब ये बड़ा आपको सिंपल लगना चाहिए। रॉडटेप scheme is based on globally accepted principle that taxes and duties should not be exported. Taxes and levies borne on the exported products should either be exempted or remitted. इसीलिए तो हमने ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन स्कीम पढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर तो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी सेस, इन्हीं की बात की गई और बाकी टैक्सेस की तो बात ही नहीं की गई, जो अभी भी हमारे देश में कुछ लोकल बॉडीज लगा रही हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगा रही हैं, एंड जैसे कि एक्साइज ड्यूटी और वैट अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, उनका क्या। तो इसीलिए रॉडटेप स्कीम बनाई गई which aims to refund such duties and taxes otherwise not being refunded other provisions of the law। जो बाकी जगहों पे आपको नहीं मिला उसके लिए रॉडटेप बनाया गया है। पहले जो एफटीपी हुआ करता था उसके अंदर इसी की जगह हुआ करता था MEIS एंड SEIS, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, जिसकी जगह ये एफटीपी आने से पहले ही रॉडटेप आ गया था। इट इज जस्ट दैट कि ये एफटीपी आया तो उसके अंदर रॉडटेप स्कीम को प्रॉपर्ली इंक्लूड कर लिया गया, बट वो पहले ही अपडेट्स के अंदर पुराने एफटीपी के अंदर आ गया था। तो रिबेट जो है वो नहीं मिलेगा अगर पहले से ही ड्यूटी को एग्जेम्प्ट या रेमिट किसी और स्कीम के तहत कर दिया, मतलब AA है, DFIA है या ड्यूटी ड्रॉबैक है, उसके तहत मिल गया ना रिफंड, तो फिर यहां नहीं मिलेगा। बट अगर यहां नहीं मिला, यानी कि ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स में नहीं मिला, तो यहां आपको रॉडटेप में ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रिफंड सर्टेन अमाउंट विच इज करंटली अनरिफंडेड, जो अनरिफंडेड रहेगा उसे रिफंड करना, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस एट सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल borne on the exported product including prior stage cumulative indirect taxes। जो भी पहले आपने ये जब अमान बनाया एक्सपोर्ट करने के लिए, उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी लगे होंगे which is used in production of exported product, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, लॉजिस्टिक्स वगैरह में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज आपके लगे होंगे जो रिफंड नहीं हुए, तो उनका रिफंड प्रोवाइड करने के लिए ये है। जिसमें ये रिबेट अमाउंट कैसे दी जाती है आपको? ये ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स में दी जाती है। तो स्क्रिप्ट्स मिलेंगे आपको, ई स्क्रिप्ट्स कहते हैं जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मेंटेन किया जाएगा। इसके बारे में बात हम कस्टम्स लॉ में करते हैं, जब सेक्शन 51A एंड सेक्शन 51B पढ़ते हैं, तो एक क्रेडिट लेजर में इन स्क्रिप्ट्स को चढ़ा दिया जाएगा, जो दिखाई देगा एक पासबुक जैसे फॉर्म में कि इतनी स्क्रिप्ट्स है आपके पास। इन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल आप खाली कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ बेसिडी, बाकी और कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये सारे के सारे कवर नहीं होंगे। सिर्फ BCD का जो पोर्शन होगा उसी को आप पे करने के लिए यूज करेंगे। तो अब आप रिवाइज कर लो, एडवांस ऑथराइजेशन में सारी कस्टम ड्यूटीज थी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में भी सिर्फ BCD थी, और यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ BCD की बात की हुई है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को बेचना चाहो पैसे लेके तो बेच सकते हो, जिसमें वो पैसे जो आपने कमाए होंगे वो आपके लिए PGBP में, इनकम टैक्स में चार्ज किए जाएंगे। कोई अगर पहले से ही एग्जेम्पशन, रेमिशन या क्रेडिट मिल गया है तो उसके रिलेटेड कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। अब यहां पे रिवॉर्ड जो प्रोवाइड किया जाता है स्कीम में, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है? अगर आप एक एलिजिबल एक्सपोर्टर हो तो आपकी FOB वैल्यू का एक परसेंटेज आपको रिबेट फॉर्म में, स्क्रिप्ट फॉर्म में दिया जाता है, जिसके अंदर पर यूनिट कुछ ना कुछ वैल्यू कैप है। तो एक पूरी लिस्ट है, पूरी एफटीपी में जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं की गई, जिसमें हर प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज है और उसका कितना वैल्यू कैप है, पर यूनिट आपको कितना रिबेट दिया जाएगा वो डाला हुआ है। तो पहले FOB वैल्यू का परसेंटेज करेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे विद द कैप। अगर वो कैप के अंदर है तो ठीक, अगर कैप के बाहर है तो जितनी कैप प्रिस्क्राइब की होगी उतने का ही आपको रिबेट प्रोवाइड किया जाएगा। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सीधे सीधे फिक्स क्वांटिटी ही बोली हुई है, यानी क्वांटिटी बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड नहीं है। तो इस तरीके से एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। आपको जो रिबेट है वो इशू कर ही दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव कि आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हुए हैं या नहीं। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं भी हुए होंगे पर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है तो आपको स्क्रिप्ट्स मिल तो जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ना आए तो चलेगा। अरे भाई, ये सारा काम हम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आने के पहले जो फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से जो समय सीमा होती है उसके पहले भी अगर आपको हम ये स्क्रिप्ट इशू करेंगे तो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय पे पैसा आ जाना चाहिए। अगर समय पे पैसा नहीं आया तो ये स्क्रिप्ट जो हमने आपको इशू कर दी
वो हम मान लेंगे कि आपको कभी अलाउड थी ही नहीं, एंड देन उसको हम वापस रिफंड मांगेंगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी और ये सारी चीजें हम लगाना शुरू कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो इनएलिजिबल है। रॉडटेप में आप इन एक्सपोर्ट्स पे रिबेट नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद रखनी जरूरी नहीं है, बहुत इजीली आप इसमें से 4-5 पॉइंट्स उठा सकते हैं, 4-5 पॉइंट्स उठा लीजिए जो आपको थियरी क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इनएलिजिबल है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 4-5 ही पढ़ो, आपको रीड सारी करनी चाहिए, ताकि अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया जाए कि ये काम किया है तो बताओ एलिजिबल है या नहीं, तो आपको पता जरूर हो। हालांकि थियरी आंसर लिखने के लिए 4 या 5 मार्क की मैक्सिमम पॉसिबल है, तो खाली आप याद कर लें कि कौन से इनएलिजिबल कैटेगरीज हैं रॉडटेप के अंदर। पहला क्या लिखा है, बहुत सब कॉमन सेंस वाले लिखे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटैंशियली द सेम फॉर्म। आपने इंपोर्ट किया और फिर वैसे ही एक्सपोर्ट कर दिया, यानी जो ट्रेडर होता है उसके लिए हमने ये नहीं बनाया है। या आपने इंपोर्ट किया, उसमें थोड़ी पैकिंग की और उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया, सब्सटैंशियली द सेम फॉर्म, तो फिर उस केस में भी हम आपको रॉडटेप के अंदर बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, एक्सपोर्ट कर रहे हो थ्रू ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट के बारे में आपने कस्टम लॉ में सेक्शन 52 to 56 में पढ़ा होता है। तो आप ट्रांसशिप का मतलब समझते हैं कि सामान इंडिया में सिर्फ शिप किया गया और वापस दूसरे शिप में उसे लोड करके इंडिया से बाहर भेज दिया गया। तो जस्ट बिकॉज इंडिया में उसका लोकेशन एक बार शिप हुआ, अनलोडिंग हुई टेम्पररी, और फिर से उसे शिप कर दिया गया किसी और देश में, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने उसे एक्सपोर्ट किया है। वो सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट का केस है, एंड देयर बाय आप उसे कंसिडर नहीं करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जिसपे सरकार ने कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स की है या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, तो कई बार कई चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ लेदर आइटम्स पे, सैंडलवुड पे, ऐसी कई चीजों पे। तो इन चीजों पे जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो सरकार उसे डिस्करेज करना चाहती है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस डाली है तो गवर्नमेंट उसे डिस्करेज करना चाहती है कि एक्सपोर्ट मत करो, तभी तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाले हैं। तो ऐसे एक्सपोर्ट्स को वो एनकरेज नहीं कर रहे, तो ऐसे एक्सपोर्ट्स को हम रॉडटेप स्कीम के अंदर इनएलिजिबल मानने वाले हैं। अगर कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड है तो बात ही खत्म हो गई, उसके ऊपर तो हम आपको रॉडटेप स्कीम का बेनिफिट देंगे ही नहीं। तो एक होता है प्रोहिबिटेड नहीं है पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है तो भी इनएलिजिबल हो गया, और अगर प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड है तो भी इनएलिजिबल हो गया। डीम्ड एक्सपोर्ट है जो हम जीएसटी लॉ में सेक्शन 147 में पढ़ते हैं और आगे जाके एफटीपी में भी पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड रॉडटेप स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर डीटीए का यूनिट एसईजेड को बेच रहा है तो हम जानते हैं कि एसईजेड को बेचना एक तरीके का एक्सपोर्ट ही माना जाता है, उसे भी हम जीएसटी में जीरो रेटेड सप्लाई में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन रॉडटेप स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर ईएचटीपी में या बीटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो फिर उस केस में भी आप इस स्कीम के लिए अवेलेबल या एलिजिबल नहीं है। अगर हमने कस्टम लॉ में सेक्शन 65 पढ़ा था, कस्टम्स वेयरहाउस का आप लाइसेंस ले सकते हो और वहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो अगर आपने कस्टम्स वेयरहाउस में मैन्युफैक्चरिंग की होगी सेक्शन 65 के तहत और फिर उसे एक्सपोर्ट किया होगा तो उसके लिए रॉडटेप स्कीम नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है यूजिंग अ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो 1997 में इशू किया गया था, तो वो नोटिफिकेशन क्या था उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो भी आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर किसी एक्सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन जो आइसगेट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पे जनरेट होना चाहिए वो जनरेट नहीं हुआ, या फिर आपने एक नॉन ईडीआई पोर्ट से अपना एक्सपोर्ट किया है, तो भी हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो जिन कस्टम्स पोर्ट पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जिन पोर्ट्स पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम होगा मतलब आइसगेट ईडीआई होगा, उन्हीं को हम एलिजिबल मानेंगे और उन पे रॉडटेप स्कीम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने कोई सामान मैन्युफैक्चर करने के बाद पहले यूज किया और फिर एक्सपोर्ट किया तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहले मैंने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया, अपने लिए यूज कर लिया और फिर मैं उसे दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने उसे भारत में यूज कर लिया है। मैन्युफैक्चर करने के बाद सीधे एक्सपोर्ट करना चाहिए था, तो ही आपको हम ये बेनिफिट देते। 2 पॉइंट्स और हैं जिन पॉइंट्स के लिए एफटीपी में लिखा गया है कि एज ऑफ नाउ तो हम इनको इनएलिजिबल डाल रहे हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन आने वाले समय में डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट डीजीएफटी इस पे विचार करेगा और विचार करके बताएगा कि इसको रॉडटेप में लेना है या फिर नहीं लेना है।
ये अभी वो विचार करेंगे। तो एज ऑफ नाउ तो ये एक्सक्लूडेड है, जैसे कि आपको राइट साइड लिख के दिया ना, इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड अंडर दिस कैटेगरी अंडर RoDTEP स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर। तो एज ऑफ नाउ तो ये एक्सक्लूडेड है। क्या? अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो टू डिस्चार्ज योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन या स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन इशूड अंडर अ रेलेवेंट ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। तो हमने पढ़ ली है ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, AA, DFIA या एनुअल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है AA के अंदर, अगर इनके तहत आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो फिर उस केस में आपको जो बेनिफिट उन स्कीम में मिल गया बस वही मिलेगा, RoDTEP स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एंड सिमिलरली 100% EOU में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया, 100% EOU में, फ्री ट्रेड जोन्स वगैरह में, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो वहां से भी जो एक्सपोर्ट किया गया होगा उस पे भी हम आपको RoDTEP स्कीम का बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। ये अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों पॉइंट्स पे विचार किया जाएगा एंड इनके रिलेटेड जब क्लैरिटी होगी तब इन्हें शामिल किया जाएगा RoDTEP स्कीम में। एज ऑफ नाउ ये कवर्ड नहीं है, तो ये सब इनएलिजिबल है। अब इतनी बड़ी लिस्ट है, आप 4-5 पॉइंट्स इजीली ध्यान में रख सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको ध्यान में रखने के लिए। इजी वाले पिक कर लो, डीम्ड एक्सपोर्ट्स नहीं करोगे तो ये इनएलिजिबल हो जाएगा, या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, या प्रोहिबिटेड होगा, या इंडिया के थ्रू ट्रांसशिप करोगे, या सेम फॉर्म में ही आगे उसे निकाल दोगे, या फिर SEZ वगैरह से निकालोगे उसे, या पहले यूज करके फिर मैन्युफैक्चरिंग करी होगी आपने, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर यूज करके फिर आपने एक्सपोर्ट किया होगा, ऐसा कुछ भी होगा तो फिर उस केस में आपको RoDTEP स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दैट्स इट, इतनी सी ही बात हमारी RoDTEP स्कीम के अंदर है। छोटी सी सिंपल सी स्कीम है, जितना हमने डिस्कस किया उससे ही आपको याद हो गया होना चाहिए क्या क्या ध्यान में रखना है इस स्कीम के अंदर। तो इसके साथ हमारा ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, AA एंड DFIA हो गए, ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स हो गई जो कस्टम्स का ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74-75 है, एंड RoDTEP स्कीम हो गई, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। एक स्कीम और भी है जो RTP में FTP में है, लेकिन उस स्कीम को आपके सिलेबस में नहीं लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के रिलेटेड स्कीम है, ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट लीवीज एंड ड्यूटीज वगैरह जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे लगता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, उसे आपको रीड नहीं करना है, जो ओरिजिनल FTP में आपको मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट हम जो इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करने वाले हैं दैट इज EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। हमारे नेक्स्ट 3 एजेंडा क्या है, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, पहले हम EPCG कवर करने वाले हैं, देन हम EOU यूनिट्स के बारे में कवर करने वाले हैं, EOU, EHTP, BTP, STP, एंड देन हम डीम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में कवरेज करने वाले हैं जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर आता है। SEZ के बारे में तो हमें रीड ही नहीं करना है, क्योंकि SEZ को FTP का पार्ट माना ही नहीं गया है, उसके लिए तो अलग से SEZ एक्ट है, उसी में प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन EPCG है, नाम से भी बहुत हद तक समझ में आ जाता है। पहले एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर उसको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। पहले कॉन्सेप्चुअल, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड अगर आप कोई कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो जो इंपोर्ट करते हैं आप कैपिटल गुड्स, अगर उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसे एक्सपोर्ट मारने वाले हैं, तो इन कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे जो ड्यूटी आप पे करने वाले हैं वो ड्यूटी का हम आपको बेनिफिट यानी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी वो ड्यूटी आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो AA पढ़ा था, DFIA पढ़ा था, ध्यान देना, उसमें आपने इनपुट्स की बात की थी, उसमें आपने कंज्यूमेबल्स की बात की थी, लेकिन आपने कैपिटल गुड्स की बात नहीं की थी। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लग रही थी उसके रिलेटेड कोई भी बात AA या DFIA के अंदर नहीं की गई थी, एंड देयर बाय जो कैपिटल गुड्स पे ड्यूटी लग रही है उसकी अगर आपको सेविंग करनी है तो उसके लिए आपको EPCG स्कीम के तहत ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। कई बड़ी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्री इस स्कीम का बहुत फायदा उठाती है। यह स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, ये इस FTP में आई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सालों से एग्जिस्ट करती है, पुरानी FTP में भी थी और इस FTP में भी है, और इनफैक्ट पूरी स्कीम हूबहू है, वैसी की वैसी रखी गई है जैसे पुरानी FTPs में हमें देखने मिलती थी। तो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी सेव करना चाहते हो, तो हम जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कहेंगे कि आपको इतना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उतना एक्सपोर्ट कर दो, हम आपको यहां पर ड्यूटी से बचा लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स for producing quality goods and services and enhancing India's manufacturing competitiveness।
तो हम ज्यादा बेहतर मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सके हमारे देश में। इसलिए हम अगर अच्छी मशीनें बाहर से मंगाते हैं और उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के वापस एक्सपोर्ट ही मारते हैं तो हम उसे एनकरेज करना चाहते हैं। तो ये एक्सपोर्टर्स को इंपोर्ट करने देता है कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट स्पेसिफाइड गुड्स, यानी एक लिस्ट दी हुई है, जो लिस्ट हमें नहीं देखनी, जो एलिजिबल नहीं है, तो वो अगर बाहर हो गए तो फिर उनके लिए आपको ईपीसीजी स्कीम नहीं मिलेगी। अदरवाइज प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन, तो आप ट्रायल करते हो जब स्टार्टिंग में तो वो प्री प्रोडक्शन हो गया, और फिर प्रोडक्शन वगैरह में रन करते हो उसको, ऐसा कुछ भी है तो प्री प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, ऐसा कुछ भी आप प्रोड्यूस करने वाले उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके तो आप उसे जीरो कस्टम्स ड्यूटी पे मंगा सकते हैं। कोई कस्टम ड्यूटी आपको भरने की जरूरत नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लिखा है, जीरो कस्टम ड्यूटी लिखा है, मतलब जितनी कस्टम ड्यूटी है उससे आपको पूरी तरह से फ्री कर देंगे, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ सीवीडीज, सीवीडी 37, सीवीडी 39, दैट इज आईजीएसटी, जीएसटी, सेस, जितने भी हैं जो आप कस्टम्स लॉ में पढ़ते हैं उन सब से हम आपको फ्री कर देंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सर ऐसे तो एक दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये हो सकती है कि जैसा डिस्कशन हमने ए में किया था जिसकी वजह से हमने डीएफआईए बनाया था, वैसा ही दिक्कत तो यहां भी होगा। सर बाहर से कैपिटल गुड्स मंगाते हो तो पूरी ड्यूटी माफ हो जाती है, तो फिर इंडिया में यही कैपिटल गुड्स जो सप्लाई कर रहा होगा उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भी पर्सन अब ये कैपिटल गुड्स परचेज करना चाहेगा वो इंपोर्ट ही करेगा, क्योंकि इंपोर्ट करने पे तो ड्यूटी जीरो हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो ऐसा नहीं है, इस स्कीम के अंदर अगर आप अपने ही देश से भी प्रोक्योर करोगे कैपिटल गुड्स तो उसके ऊपर जो नोशनल ड्यूटीज होगी, नोशनल ड्यूटीज, वो नोशनल ड्यूटीज जो सेव की जाएगी उसके हिसाब से भी हम आपको ये स्कीम का बेनिफिट देंगे। आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके ये स्कीम की बेनिफिट तो भी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कीम के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करने पे बेनिफिट देंगे, अगर आप इंडिजिनसली डोमेस्टिकली जो सामान बना होगा उसे प्रोक्योर करोगे तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी तो लगी नहीं होगी, और उस पर जो इक्विवेलेंट कस्टम ड्यूटी सेव होगी उसका हम आपको बेनिफिट अगेन वही स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आगे क्या लिखा है, प्रोक्योर देम इंडिजिनसली विद इन द कंट्री without paying duty in the prescribed manner. In return, the exporter is under an obligation to fulfill export obligation. हम ये सब अपने देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि आपने इस तरीके से ड्यूटी फ्री मंगा लिया कैपिटल गुड्स, या देश में ही इंडिजिनसली आपने प्रोक्योर कर लिया और उसमें हमने एक नोशनल ड्यूटी की सेविंग निकाल के आपको उसका बेनिफिट पास कर दिया, तो फिर उस केस में आपको एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। देश में आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ानी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से इसमें एलिजिबल कौन कौन है, पहला मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, कोई भी एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो एलिजिबल है, चाहे वो किसी और सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर का साथ ले या ना ले, मतलब कि वो जॉब वर्क पे कोई काम करा के दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा स्कीम में। दूसरा, कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है who is tied to a supporting manufacturer, उसको भी हम कवर करेंगे। ये बात हमने ए स्कीम के अंदर भी देखी थी कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं लेकिन मैं किसी और से जॉब वर्क पे ये सारा काम करवा रहा हूं तो भी मैं एलिजिबल माना जाऊंगा ईपीसीजी स्कीम के लिए। एंड तीसरी बात, सर्विस प्रोवाइडर भी कवर्ड है। सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कोई मशीन मंगाई, वो मशीन का इस्तेमाल करके अब आप बाहर के देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी ट्रेडर्स कवर्ड नहीं है, या ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर जिनके साथ कोई सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर टाइड नहीं है वो कवर्ड नहीं है। बाकी तो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं, ये एलिजिबल माने जाएंगे। अब एक्सपोर्टर एलिजिबल है तो उसे मंगाने भी कौन से कैपिटल गुड्स होंगे, एलिजिबल कैपिटल गुड्स ही मंगाने होंगे। यानी अगर वो इनएलिजिबल कैपिटल गुड्स हुए तो ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। एलिजिबल कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी कंडीशन, ये आपने सुना होगा जीएसटी में, कंप्लीटली नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन कंडीशन। तो आप टुकड़े टुकड़ों में मंगा रहे हो, भयंकर टुकड़ों में मंगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी कैपिटल गुड्स ही माना जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर मंगा रहे हैं तो कभी कभी मशीन मंगाते हैं तो मशीन के साथ साथ उसके साथ एक कंप्यूटर जो अटैच कंप्यूटर होगा या उसके साथ जो सॉफ्टवेयर है वो सब भी मंगाना होगा, तो वो जो साथ साथ में मंगा रहे होंगे आप, उसे भी कवर किया जाएगा। आपने स्पेयर्स मंगाए, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरीज, ये सब मंगाई, इनके बारे में भी आपने रीड किया होता है जब आप जीएसटी में सेक्शन 18(6) पढ़ते हैं। इन सब चीजों को भी अगर आप मंगा रहे हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप कैटलिस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिजिनसली प्रोक्योर कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी प्रोसेस को स्पीड अप करता है।
तो आप कैटलिस्ट मंगा रहे हैं, तो मशीन में कई बार कुछ कैटलिस्ट लगता है जिससे मशीन की स्पीड या एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपने कैपिटलिस्ट पहले चार्ज के लिए मंगाया, या आपने फिर से एक और बार उसे पुश करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फिर मंगाया, 2 बार। तो आपने किसी मशीन के लिए कैटलिस्ट मंगाया पहली बार या दूसरी बार, तो भी हम उसे एलिजिबल कैपिटल गुड्स मानने वाले हैं। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन वही सिंपल लॉजिकल है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एसेसरीज, ये सब जितनी भी चीजें होती है वो सब कवर कर लिया जाता है, जिसके अंदर पैकेजिंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, पावर जनरेटिंग सेट्स, मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग वगैरह के लिए ये सब कंसीडर किया जाता है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करें, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब चीजें इसके अंदर कवर की हुई है। तो ये सब एलिजिबल कैपिटल गुड्स लिए जाएंगे। तो एलिजिबल एक्सपोर्टर होनी चाहिए आप, एलिजिबल कैपिटल गुड्स मंगाया होना चाहिए आपने। फिर क्या लिखा है, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी ऑथराइजेशन और आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। ये बता दिया मैंने आपको कि सारे कस्टम्स ड्यूटी कवर्ड है ना, खाली बीसीडी नहीं कहा, सारे कस्टम्स ड्यूटी कवर्ड है, तो उसके अंदर आईजीएसटी और जीएसटी सेस को भी कवर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फिर क्या लिखा है, इन केस द इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कॉम्पेंसेशन सेस आर पेड इन कैश ऑन इंपोर्ट्स अंडर ईपीसीजी। अगर आपने आईजीएसटी और जीएसटी सेस को पे किया है इंपोर्ट करते वक्त, ईपीसीजी स्कीम होने के बावजूद आपने इन्हें पे किया है, एंड द इंसिडेंस ऑफ द सेड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कॉम्पेंसेशन सेस वुड नॉट बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड प्रोवाइडेड आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। सर ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको आगे अभी जब जाऊंगा थोड़ा सा एंड बताऊंगा कि ड्यूटी सेव्ड का क्या मतलब होता है, तो इसे प्रॉपरली एलिब्रेट करूंगा। तो एक बार के लिए ये जो लाइन लिखी है ना, इसे आप पेंडिंग रखो, मैं इस पे वापस आऊंगा अभी, तो इसको एक बार के लिए होल्ड रखो। अभी के लिए खाली एक बार इतना ही समझो, आईजीएसटी और जीएसटी सेस भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो भी आप उससे भी फ्री हो जाओगे। तो हम समझेंगे इसका भी क्या मतलब है। फिर क्या लिखा हुआ है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली जो ईपीसीजी ऑथराइजेशन लेके आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। जो रिक्विजिट अप्रूवल वगैरह है वो सब सैटिस्फाइड होना चाहिए। एक्चुअल यूजर कंडीशन यहां भी है, तो एक्चुअल यूजर कंडीशन आपने ए में भी पढ़ी थी, डीएफआईए में नहीं थी, साथ साथ में अभी जो हमने पढ़ा रॉडटैप उसमें भी नहीं थी, लेकिन यहां एक्चुअल यूजर कंडीशन है। यानी आपने इंपोर्ट किया ना कैपिटल गुड्स, तो उसके रिलेटेड जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करनी है वो आप ही को करनी है, आप ही की जिम्मेदारी बनती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसने कर दिया मेरे बिहाफ पे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। और आपको एक ईओडीसी ऑब्टेन करना पड़ता है। ईओडीसी यानी कि आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट कर लिया है, तो आपने जो ड्यूटी सेव की उसके लिए जितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अभी हम देखेंगे वो आपने मीट कर लिया होता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना होता है कि अब मैं फ्री हो गया, दैट इज ईओडीसी, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो अब आप ऑथराइजेशन लेने जा रहे हैं, ऑथराइजेशन आप ले लिए, आपने डीजीएफटी से एप्लीकेशन देके ऑथराइजेशन ले लिया, तो ऑथराइजेशन 24 महीने तक वैलिड है, 24 महीने तक। टू डू व्हाट, टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। तो आप कैपिटल गुड्स मंगाने वाले पहले जाके ऑथराइजेशन ले ले, ऑथराइजेशन ले लिया तो जिस दिन ऑथराइजेशन इश्यू हुआ वहां से 24 महीने का समय मिलेगा। सर ये एक्सटेंड हो सकता है क्या? नहीं, एक्सटेंड नहीं हो सकता। आपको 24 मंथ्स के अंदर अंदर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथराइजेशन मिल जाने के। ठीक है, ये एक काम है, ये एक टाइम लिमिट है। फिर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ईपीसीजी का ऑथराइजेशन लेके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से मंगाना चाहते हैं तो भी चलेगा, ये बात हमने क्लियर कर ली। आप इंडिजिनियसली सोर्स करना चाहते हैं तो भी चलेगा, उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके लिए आपको इनवैलिडेशन लेटर या एडवांस रिलीज ऑर्डर के थ्रू करना होगा। इसकी बात हमने ए में की थी कि आपको ये एक लेटर है जो आपको ऑब्टेन करना पड़ता है डीजीएफटी को अप्लाई करके, वो आपको डोमेस्टिक सोर्सिंग में करना पड़ेगा। इट इज एन एडिशनल कंप्लायंस जो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ जाएगा। फिर हमें लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो होगा ना उसको डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे। इसका मतलब दिक्कत ही ये थी ना कि जो इंडिया में यही कैपिटल गुड्स बेचता था वो क्या बोलेगा, यार तुमने तो मेरी दुकान ही बंद करा दी, तुम तो बाहर से मंगाने पे फायदा दे रहे हो। तो हमने क्या बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, तुमसे भी अगर कोई खरीदेगा ना तो भी उसको ईपीसीजी का फायदा मिलेगा और तुम्हारे लिए भी वो डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा तुम्हारे लिए भी वो। एंड अगर उसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया तो तभी तो मेरे हाथ में जब मैं खरीद रहा हूं अंडर ईपीसीजी ऑथराइजेशन तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी वगैरह तो लगनी नहीं है ना, क्योंकि इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया है। इस तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो उस कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर रहा होगा उसको भी बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हार्ट ऑफ ईपीसीजी स्कीम, ये सबसे जरूरी है।
एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपको ये ड्यूटी सेव करने के बदले में हमारे देश को कुछ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लाके देनी होगी। जितना हम कहेंगे उतना आपको रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। क्या लिखा है? इट मींस ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटीज, जिसमें द इंपोर्ट अंडर ईपीसीजी स्कीम shall be subject to an export obligation equivalent to 6 times of duties, taxes and cess saved on capital goods. 6 times of duties, taxes and cess saved on capital goods. समझो सारी कस्टम ड्यूटी उस इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे मिला जुला के 5 लाख थी, सब आईजीएसटी जीएसटी से सब लेके 5 लाख थी, तो 5 लाख का 6 गुना, 5 लाख का 6 गुना यानी 30 लाख का आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करना होगा। और वो कितने टाइम में मीट करना होगा? 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथोराइजेशन, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। तो आपने ऑथोराइजेशन लिया, ऑथोराइजेशन के 24 महीने में आपको इंपोर्ट करना होगा कैपिटल गुड्स। उस इंपोर्ट पे आपको ड्यूटी वगैरह बच गई, तो ड्यूटी सेव हुई समझो 5 लाख की। और अब जिस दिन ऑथोराइजेशन मिला वहीं से 6 साल के अंदर अंदर आपको जो 5 लाख की ड्यूटी सेव हुई, वो 5 लाख की सेव ड्यूटी के ऊपर 6 गुना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करना पड़ेगा, यानी 30 लाख की आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लानी पड़ेगी 6 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथोराइजेशन। बट अब समझना, मैं पहले से एक्सपोर्टर हूं, तो मैं पहले से एक्सपोर्टर हूं तो मैं एक्सपोर्ट करता ही हूंगा। ये 30 लाख का वैल्यू लाना मेरे लिए क्या बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो मैं वैसे ही एक्सपोर्ट करता रहा हूं, तो मेरा तो रिक्वायरमेंट ऐसे ही मीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना, ये एडिशनल है। एडिशनल मतलब जो आज तक आप एक्सपोर्ट करते चले आ रहे थे उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस शैल बी ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। तो अब आपके मन में आएगा सर बट वो कैसे निकालेंगे? तो उसके निकालने के लिए इन्होंने एक सिंपल सी बात कही है। 2 तरह के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होते हैं, एक एईओ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और एक एसईओ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जो ये जो 6 टाइम वाली बात है ना, इसको स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है? जो आज तक आप पहले से ही करे आ रहे थे, ये एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। तो उसे निकालेंगे कैसे? इन्होंने कहा इट इज द एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड इन द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। यानी कि जिस भी साल आपको ये ऑथराइजेशन मिला है, उस साल को छोड़ के उसके पिछले 3 साल देखो, उसके पिछले 3 साल में आपने कितना एक्सपोर्ट आज तक किया है, उसका एक एवरेज निकाल लो। तो समझो पिछले तीनों सालों में आपने 10 लाख 10 लाख 10 लाख किया है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 3, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना आ गया? 10 लाख। यानी 10 लाख तो आपको अभी भी मीट करना ही है, क्योंकि वो तो आप आज तक करते ही आ रहे थे। तो ये जो सर 6 टाइम्स आपने निकाला था, 5 लाख इंटू 6 30 लाख, ये 30 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स आपको मीट करना है ओवर एंड अबव हर साल का 10 लाख। यानी हर साल का 10 लाख तो वैसे ही होना चाहिए, उसके अलावा उसके ऊपर आपको 6 सालों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन और 30 लाख का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करना होगा। ये जो और 30 लाख का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, इसे हम स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा द एईओ शैल बी फुलफिल्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। एक्सपोर्ट मेड ओवर एंड अबव एईओ शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड देयरबाय वो अमाउंट 6 टाइम्स होगी ऑफ द ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स, जिसे आपको 6 साल के अंदर मीट करना है, विच इज ओवर एंड अबव द एवरेज ईओ। तो आपको समझ आया होगा कि जो पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर्स का एवरेज आपका आया, वो तो आपको हर साल अभी भी कंटिन्यू करना ही है, और वो हर साल होना चाहिए, हर साल। और उसके अलावा 6 सालों के अंदर अंदर मिला जुला के 30 लाख और उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 5 लाख की ड्यूटी सेव मानी थी। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें मैं अब उस बात पे आ जाता हूं जो मैंने छोटी सी पेंडिंग रखी थी। ये पेंडिंग वाली बात क्या है? अगर हम ऐसा कहते हैं, समझो कि ये जो 5 लाख की ड्यूटी सेव हुई ना, 5 लाख की ड्यूटी सेव, इसके अंदर 1 लाख रुपए का आईजीएसटी और जीएसटी सेस है, 1 लाख रुपए का। तो ये जो 1 लाख रुपए का आईजीएसटी जीएसटी सेस है, ये भी आपको नहीं भरना पड़ा, तो इसको भी आपको शामिल रखना है, इसको भी आपको शामिल रखना है। इसका मतलब 5 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस। तो समझो जो 1 लाख का आईजीएसटी और जीएसटी सेस है, वो भी आपने नहीं भरा ना, तो आपको वो भी ड्यूटी सेव हो गई, तो आपको पूरे 5 लाख का 6 गुना करना है। पर समझो ऐसा हुआ कि ये 5 लाख में जो 1 लाख है, वो आईजीएसटी और जीएसटी सेस है, वो आपने भरा, इट हैज बीन पेड इन कैश, वो आपने इंपोर्ट के वक्त भरा, बाकी 4 लाख नहीं भरा, पर 1 लाख भरा।
तो फिर उस केस में तो आपने 1 लाख भर दिया, वो तो ड्यूटी सेव ही नहीं हुई। वो ड्यूटी अगर सेव ही नहीं हुई तो वो जो 6 गुना करना है ना, वो 5 लाख का नहीं किया जाएगा, 4 लाख का किया जाएगा, 4 लाख का किया जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी और जीएसटी सेस आपने भरा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है, समझो ये मैंने आईजीएसटी और जीएसटी सेस भरा और भर के उसका क्रेडिट ले लिया, मैंने आईटीसी बुक कर लिया जो मैं जीएसटी में यूज कर लूंगा, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, तो क्रेडिट ले लिया तो फिर तो आपको बेनिफिट मिल ही गया, वो तो ड्यूटी सेव ही हो गई। तो फिर इस केस में पूरे 5 लाख का ही मुझे 6 गुना करना होगा, पूरे 5 लाख का ही 6 गुना करना होगा। इसका मतलब सिर्फ अगर मैं उसे पे करने के बाद उसका क्रेडिट नहीं लेता, उसे पे करने के बाद उसका क्रेडिट नहीं लेता, तो फिर उस केस में मुझे उसके एक्सक्लूड करके जो अमाउंट आएगी उसका 6 टाइम्स करना होगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, नोट कर डालना आप। समझो टोटल जो ड्यूटी लगी है वो 5 लाख है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 1 लाख का जीएसटी, मैं जीएसटी सेस को एक बार इग्नोर करता हूं, खाली जीएसटी की बात करता हूं, इंक्लूड्स 1 लाख का जीएसटी। यू डिड नॉट पे इट, आपने इसे पे ही नहीं किया, तो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितनी हो जाएगी, 5 लाख इंटू 6, ये आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो गई। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ओवर एंड अबव एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये आपको 6 सालों में मीट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। समझो आपने कहा नहीं सर, पेड, आई पेड इट बट टुक क्रेडिट। सर पे किया मैंने लेकिन फिर क्रेडिट भी ले लिया, अरे तो पे करके क्रेडिट ले लिया तो बेनिफिट मिल ही गया ना, आपको बेनिफिट मिल ही गया, तो भी 5 लाख का ही आपको 6 गुना करना है। तो मतलब एक ही केस ऐसा बनता है जिसमें आपको इसे एक्सक्लूड करना होगा, पेड बट क्रेडिट नॉट अवेल्ड। तो अब आप क्या बोलोगे, 4 लाख इंटू 6 इज योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि 1 लाख का बर्डन आपने लिया ना, आपने पे किया और बाद में आपको क्रेडिट कहां मिला, तो देयर बाई 4 लाख की ड्यूटी सेव हुई, तो जो नेट ड्यूटी सेव हुई वो 4 लाख की हुई ना, तो उस 4 लाख पे ही आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन निकालना है। यही बात यहां टेक्स्ट में दी हुई थी, जो अब आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जानी चाहिए। इन केस इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कॉम्पेंसेशन सेस आर पेड इन कैश ऑन इंपोर्ट्स अंडर ईपीसीजी, इंसिडेंस ऑफ द सेड इंटीग्रेटेड टैक्स वुड नॉट बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट ड्यूटी सेव प्रोवाइडेड इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड। तो अगर आईटीसी नहीं लिया तो फिर उस केस में उसको नहीं कंसीडर करना चाहिए हमें फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग अवर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, तो नेट ड्यूटी सेव्ड के अंदर उसे नहीं लेना चाहिए। इसीलिए तो हमने 1 लाख को हटा दिया, क्योंकि आपने उसे पे करने के बाद उसका क्रेडिट नहीं लिया। तो इस पे एक न्यूमेरिकल पॉसिबल है, एंड न्यूमेरिकल कैसे होगा वो आपको ये देख के विजुअलाइज हो जाना चाहिए। तो हमारा 6 गुना ऑफ ड्यूटी सेव्ड वाली बात इसके साथ कवर होती है। लेकिन अब इसके बाद एक और बहुत जरूरी बात है, जो एक बार पहले एग्जाम्स में पूछी हुई भी है, बहुत पहले एफटीपी, क्योंकि पुराने में भी ये सेम स्कीम थी, सेम नंबर्स थे, तो उस टाइम पे भी ये पूछी हुई है कि सर अगर मैंने इनपुट जो कैपिटल गुड्स है वो इंपोर्ट नहीं किया, उसको मैंने डोमेस्टिकली सोर्स किया, डोमेस्टिकली, तो भी मुझे सेम ही करना होगा। हाँ सेम ही करना होगा, तो पर सेम में सर हम ड्यूटी सेव का क्या लेंगे, तो वो नोशनल ड्यूटी लेंगे, नोशनल ड्यूटी, क्योंकि आपने ऐसे तो अदरवाइज कोई ड्यूटी लगी नहीं रही थी ना, क्योंकि आप डोमेस्टिकली सोर्स कर रहे हो और उस पर्सन के लिए उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जा रहा है, उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड देयर बाय जो उस पर ड्यूटी लग सकती थी, जो जीएसटी वगैरह लग सकता था, जो नहीं लगा, वो हमारी नोशनल ड्यूटी होगी, वो जो नोशनल कस्टम ड्यूटी होगी उसके ऊपर, उसका आपको 6 गुना करना चाहिए आइडियली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। लेकिन क्योंकि आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया, गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और दिया, और बेनिफिट देके क्या बोला कि ऐसी सिचुएशन में जब आप डोमेस्टिकली प्रोक्योर करते हो, इंडिजिनसली सोर्स करते हो, तो 6 टाइम्स नहीं करना है, 4.5 टाइम्स करना है। 4.5 टाइम्स 25% डिस्काउंट दिया आपको सरकार ने कि आपको खाली 75% ऑफ 6 टाइम्स करना है, दैट इज 4.5 टाइम्स। 4.5 टाइम्स ध्यान में रखो, ये बात आपको यहां लिख के दी हुई है। स्पेसिफिक EO shall be 25% less than the EO mentioned above, that is EO will be 4.5 times of duty saved, there shall be no change in average EO। तो एवरेज तो सेम ही रहेगा, सिर्फ जो स्पेसिफिक मीट करना है वो 6 गुने की जगह क्या कर देना आप 4.5। तो जैसे अभी हमने यहां क्वेश्चन लिखा ना, तो इस क्वेश्चन की जगह अगर मैं यहां पर बोल देता कि ये आपने डोमेस्टिकली सोर्स किया है, तो ये जो टोटल ड्यूटी है ये नोशनल होती, फिर नोशनल होती तो ये सारे ही आंसर्स में 4.5 कर दिया गया होता। सिंपल 4.5 कर देंगे उसको, और कुछ नहीं करना है आपको, इजीली आपका काम हो जाएगा।
ये हमारी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा और कुछ कंडीशंस हैं जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इन्होंने दी है, जो भी आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जा सकती है क्या कंडीशंस हैं। तो पहला क्या लिखा है, EO shall be fulfilled by the authorization holder through export of goods which are manufactured by him or his supporting manufacturer for which EPCG authorization has been granted। तो आपको एक्सपोर्ट खुद करना पड़ेगा या फिर अपने सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के थ्रू उसे एक्सपोर्ट करना होगा तो भी चलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप या तो डायरेक्टली करें या थ्रू थर्ड पार्टीज करें, वो भी चलेगा। इसका मतलब आपका सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर नहीं है बट आपने किसी एक थर्ड पार्टी को भेजा और उसने बाहर एक्सपोर्ट किया तो भी चला लेंगे हम, तो भी वो मेट माना जाएगा। एक्सपोर्ट्स अंडर AA, DFIA, duty drawback, RODTEP would also be eligible for fulfillment of EO under EPCG scheme। जिन स्कीमों में आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं AA के अंदर, DFIA के अंदर, उसके जो एक्सपोर्ट होंगे ना उसे कंसीडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो वो जो 6 टाइम्स आपको मीट करना है उसके अंदर अगर आपने कोई ऐसी एक्सपोर्ट की है जो इन स्कीम्स में कवर्ड है तो उसे भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे कंसीडर नहीं करने वाले, दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड। एक्सपोर्ट मेड फ्रॉम DTA shall only be counted for calculation and or fulfillment of AEO or EO। जो DTA से आपने एक्सपोर्ट किए होंगे वही लिए जाएंगे। इसका मतलब SEZ से किए होंगे वो नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि SEZ का तो प्राइमरी पर्पस ही एक्सपोर्ट 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 होता है। तो SEZ वाले एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में नहीं काउंट करेंगे। जो आपकी DTA यूनिट होगी ना और उसने जो एक्सपोर्ट किया होगा उसके लिए एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हम कंसीडर करेंगे। EO can also be fulfilled by supply of IT agreement items to DTA। अगर आप अपने देश में ही डोमेस्टिक ट्रेड एरिया को ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA 1 के तहत कुछ सप्लाई कर रहे हो तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में मानेंगे, जबकि आपने एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है, अपने देश में ही DTA को दिया है। ये एग्जैक्टली डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, खाली ध्यान में रखना है आपको। फिजिकल एक्सपोर्ट्स भी कवर्ड होंगे और डीम्ड एक्सपोर्ट भी कवर होंगे, लेकिन सारे डीम्ड एक्सपोर्ट कवर नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट ही कवर होंगे जो अगेन स्पेसिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें हमें नहीं जाना, वो तो आपके सिलेबस में नहीं डाला है, लेकिन स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट्स को भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। तो वो जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट करनी है ना 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड, वो निकालते वक्त आपने जो DTA से बेचा वही लिए जाएंगे, जो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किए वो भी लिए जाएंगे, जो किसी सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के थ्रू दिया वो भी लिया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू दिया वो भी लिया जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर DFIA के थ्रू भी एक्सपोर्ट किया होगा वो भी लिया जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देन कुछ और बातें क्या आ जाती है। इन केस ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट्स EO shall be reckoned with reference to actual duty, tax, cess, saved amount, ये तो पता है हमें। एंड इन केस ऑफ डोमेस्टिक सोर्सिंग it shall be with reference to notional amount on FOR value, free on receipt value। बता दिया ये मैंने आपको कि नोशनल अमाउंट जो लगता है उसके ऊपर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक छोटी सी लास्ट बात, आपको क्या बोला है 6 साल के अंदर अंदर इसे मीट कर लो। अब आप उस्ताद निकले, आपने और जल्दी 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 स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट कर लिया। जितनी जल्दी जल्दी करोगे उतना देश का फायदा, क्योंकि उतनी जल्दी जल्दी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आएगी। तो सरकार ने एक इंसेंटिव दिया है जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो ये इंकरेज कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, अगर आप अपना 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक एंड 100% ऑफ एवरेज, वो तो करना ही है ना मीच, और जो स्पेसिफिक करना था 6 टाइम्स करना था उसकी जगह 75% उसका हो चुका है आपका इन हाफ और लेस देन हाफ ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड, इन हाफ और लेस देन हाफ ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड। तो 6 साल में हमारे एग्जांपल के हिसाब से एवरेज के अलावा 5 लाख का 6 गुना 30 लाख आपको मीट करना था। आपने 30 लाख का 75% 22,50,000 या उससे ज्यादा 3 साल या उससे कम में मीट कर लिया। 3 साल या उससे कम, आधे टाइम या उससे भी कम में मीट कर लिया 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो बाकी जो रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो फॉरगिव, इट इज कॉन्डोन्ड, मत करो, चलेगा, हो गई रिक्वायरमेंट मीट। अरे इतनी जल्दी जल्दी मंगा लिया वो ही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि पैसे का जल्दी आना भी तो फायदा होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की भी तो बात है। एंड देयर बाय हमने एक इंसेंटिव दिया है ताकि लोग जल्दी से जल्दी अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करें। यानी 6 साल का काम 3 साल या उसके अंदर 75% और मोर कर दिया तो बाकी जितना बच गया वो माफ। तो बेसिकली सरकार समझती है कि यार इतना भयंकर एक्सपोर्ट वैसे ही कर रहा है तो वैसे भी एक्सपोर्ट कर ही लेगा, तो देयर बाय हम इसे ऐसे ही कॉन्डोन कर देते हैं। ऑथराइजेशन जो दी थी हमने वो काम हो चुका है ऐसा मान लेंगे। ये आपकी ईपीसीजी स्कीम है। तो ईपीसीजी स्कीम की हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट,
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क। समझना, ये थोड़ा सा एग्जाम एंगल से सी कैटेगरी है मेरे ओपिनियन में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले भी एफटीपीज में था ये, बट कभी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता था। एक आध बार छोटे मोटे 1 मार्कर टाइप में कुछ पूछे हैं तो पूछे हैं, उस हिसाब से ही आपको ये जानना होगा। जितना जितना बताऊं उतना उतना आपको ध्यान में रखना है। ईओयू वगैरह का फुल फॉर्म पहले दिया है, वो हम जानते हैं। इनका काम क्या है? दे शैल एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन। हालांकि कुछ चीजें डीटीए में बेचे वो चलता है, वो परमिट किया जाता है, उसकी लिस्ट दी हुई है। They may be set up under these schemes for manufacture, repair, remaking, re-engineering, aquaculture, animal husbandry वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड होती है इनसे, सर्विसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोर तो मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, यही की जाती है इन यूनिट से। यहां हम ट्रेडिंग करने के लिए यूनिट्स नहीं बनाए हैं, तो ट्रेडिंग वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो भी यहां पर ऑपरेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज पैसा चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, यही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये यूनिट्स विल एक्सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट विच आर प्रोहिबिटेड। अब कुछ प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो तो आप नहीं कर सकते हो ना, वो तो हमने क्लियरली हमारे हार्मोनाइज सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या कवर्ड नहीं है, जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इंपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है। ये जो यूनिट्स होंगे, दे में इंपोर्ट एंड प्रोक्योर फ्रॉम DTA or bonded warehouse in DTA या internal exhibition held in India all types of goods required for its activities without payment of any duty, any additional duty, IGST और IGST cess। यानी ये सारे यूनिट्स अगर DTA से ही कुछ प्रोक्योर करते हैं, कुछ भी, तो अगर ये प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जिस भी तरीके के टैक्सेस लगते हैं वो कुछ भी नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि उसे एक तरीके का इंपोर्ट माना जाता है ना। क्योंकि ये यूनिट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, वो अगर डीटीए वगैरह से मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर सारी ड्यूटीज माफ कर दी जाएगी। हालांकि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम डीटीए वुड बी ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। तो ये तो हमने जीएसटी में देखा हुआ होता है, फिर इसके ऊपर हमने वो पढ़ा होता है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट बन जाता है, और डीम्ड एक्सपोर्ट बन जाने के बाद या तो सप्लायर रिफंड लेता है या रेसिपिएंट रिफंड लेता है, ये वही बात लिखी है। तो पहले पेमेंट करना पड़ता है और बाद में रिफंड दे दिया जाता है, जो हम सेक्शन 54 के अंदर रीड करते हैं। इंपोर्ट गुड्स करें इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स ऑन अ सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस चलेगा। एक्चुअल यूजर कंडीशन है, तो जिसको ये ऑथराइजेशन है, जिसको इस यूनिट को, उसी को ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये किसी और को नहीं दे सकते। स्टेट ट्रेडिंग रिजाइम शैल नॉट अप्लाई, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो भी सप्लाई डीटीए से ईओयू को किया जाता है वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। ये बात हम जीएसटी में सेक्शन 147 में भी पढ़ चुके हैं, और अभी हम डीम्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इसे कवर कर लेंगे। कुछ अदर एंटाइटलमेंट्स हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो लेनी पड़ती है उन आइटम्स के लिए जो एमएसएमई के लिए हैं, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ईओयू यूनिट हो तो उस केस में आपको एमएसएमई के जो आइटम्स रिजर्व किए हुए हैं उनके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो नहीं लोगे तो भी चलेगा, आपको उसके बेनिफिट दिया है। एक्सपोर्ट प्रोसीड आपको 9 महीने में मंगाना होगा, 9 मंथ्स के अंदर। तो फेमा के अंदर बाकियों की अलग लिमिट दी हुई है, इनको 9 मंथ्स के अंदर अंदर मंगाना होगा। ये अपने 100% एक्सपोर्ट अर्निंग्स इस खाते में मेंटेन कर सकते हैं। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, इनको बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो ब्लॉकेज होता है कि मेरा कोई ना कोई पैसा फंस गया, बैंक गारंटी देने के लिए ना कुछ किसी चीज पे एफडी या किसी ना किसी चीज को आपको इस्तेमाल करना होगा, वो इनको नहीं करना पड़ेगा, एक बेनिफिट दे दी। और 100% एफडीआई पॉसिबल है यहां पर बिना किसी अप्रूवल के, ऑटोमेटिक, जैसा एसईजेड में होता है। एसईजेड में अगर कोई एफडीआई 100% करना चाहे तो कर सकता है, वैसे ईयूयू, ईएचटीपी, एचटीपी, बीटीपी में भी ये पॉसिबल है। ये यूनिट का पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसी के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम इतने बेनिफिट्स क्यों देंगे जो 5 साल के ब्लॉक में देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पॉजिटिव होनी चाहिए, 5 साल के ब्लॉक में ये देखा जाएगा जब भी प्रोडक्शन कमेंस किया गया होगा। आपको ईओयू के लिए यूएसी से या बीओए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूनिट अप्रूवल कमिटी या बोर्ड ऑफ अप्रूवल से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा प्लांट एंड मशीनरी में? 1 करोड़। एमसीक्यू, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम से कम करना होगा, तभी आप ईओयू एस्टैब्लिश कर सकते हो। हालांकि जो पहले से एस्टैब्लिश ईओयूज हैं, ये एफटीपी आ जाने के पहले से, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं लगती, या जो पहले से ये सारे यूनिट्स हैं या ईओयूज हैं, इनके ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट नहीं लगाई जाती है। बीओए स्पेशल सिचुएशन में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगी तो वो अलाउ कर सकता है।
दे मे अलाउ इट, दैट इज बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वो अलाउ करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटर यूनिट ट्रांसफर, अगर आप एक ईओयू से दूसरे ईओयू में भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी एप्लीकेबल जीएसटी या सेस होगा वो चुकाना पड़ेगा, और जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों यूनिट्स के डेवलपमेंट कमिश्नर्स होंगे या कस्टम्स अथॉरिटी होगी, उनको इत्तला करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। तो एक ईओयू यूनिट से दूसरे ईओयू यूनिट पे भेजो, लेकिन जीएसटी सेस फिर जो लगता है वो लगेगा, और आपको डेवलपमेंट कमिश्नर्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। जिसमें एक यूनिट ने दूसरी यूनिट को भेजा तो वो इंपोर्टेड गुड्स की तरह फिर ट्रीट किया जाएगा, जो रेगुलर प्रोविजंस होते हैं फिर उसे वैसे ही अप्लाई कर दिया जाता है। अगेन इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, अगर आप इस स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं तो अभी तक का जो भी एप्लीकेबल एक्साइज और ड्यूटी होगा, जीएसटी सेस होगा, वो सब आपको पूरा करना पड़ेगा। साथ साथ में हो सकता है अगर आपने अपनी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं की तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ी एग्जिट करने के वक्त। डीटीए यूनिट जो अभी से है वो चाहे तो अपने आप को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके पास ये चॉइस होगी। अगर ये कन्वर्जन मिल जाता है, अप्रूवल हो जाता है यूनिट अप्रूवल कमेटी या बोर्ड ऑफ अप्रूवल से, तो आपको वो एग्जेम्पशंस जैसे हैं वो वैसे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। दैट्स इट। इतनी बात ईओयू रिलेटेड यूनिट्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्विकली मैंने गो थ्रू करा दिया। इतनी बातें ध्यान में भी रहेगी तो भी काम आपका हो जाएगा, इसे बहुत डिटेल में करने की नीड नहीं है। मेरे ओपिनियन में ये एग्जाम में इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कई बार करते आए हैं। इनफैक्ट आपने जीएसटी में सेक्शन 147 में डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ाई है, और आपने ये देखा होता है कि उसके अंदर यही लिखा था कि अगर आप कोई भी ऐसा सामान जो इंडिया को छोड़ भी नहीं रहा, इंडिया लीव भी नहीं कर रहा, तो भी अगर उसे नोटिफाई किया हुआ है कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। कुछ चीजें जीएसटी लॉ में लिखी हुई है सेक्शन 147 में, और कुछ चीजें यहां एफटीपी के अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट बनाया हुआ है। क्यों ये किया गया है? क्योंकि कुछ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ होगी अगर आपने उनके विद इन द कंट्री सेल को एक्सपोर्ट नहीं बनाया। जैसा हम देख चुके हैं एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआईए में भी देखा था, बाहर से मंगाने पे बेनिफिट है, तो फिर अपने ही देश से मंगा रहे हो तो उनका क्या, तो उनको हमने डीम्ड एक्सपोर्ट बोल दिया। ऐसे ही ईपीसीजी में भी देखा, बाहर से कैपिटल गुड्स मंगाने पे बेनिफिट है, तो अपने ही देश वाले से लोगे तो क्या, तो उनको हमने डीम्ड एक्सपोर्ट बनाने का दे दिया, तो सामने वाले के लिए वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने ये लॉजिक बनाया है। तो इट इज टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड टू प्रमोट मेक इन इंडिया। नहीं तो धीरे धीरे सब इंपोर्ट ही होने लग जाएगा, क्योंकि उधर इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। So in certain specified cases, to ensure that domestic suppliers are not in disadvantageous position vis-a-vis foreign suppliers in terms of fiscal concession, इसलिए हमने ये स्कीम बनाई। The logical theory is that the foreign exchange saved must be treated at par with foreign exchange earned। हम कॉस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना होता है। वैसा ही तो ये डिस्कशन भी हो गया। अरे फॉरेन एक्सचेंज जो जा सकती थी बाहर से मंगाने पे और वो नहीं गई क्योंकि हमने डोमेस्टिकली खरीद लिया, तो एक तरीके से वो जो जा सकती थी वो हमने कमाई, वो हमने बचाई। तो फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड शैल बी ट्रीटेड एट पार विद फॉरेन एक्सचेंज अर्न्ड, उसे भी तो ऐसा ही मानना चाहिए। एंड देयरबाय डीम्ड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ FTP refers to transactions in which goods supplied do not leave country and payment is received either in Indian rupee or in foreign exchange। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। एंड जो आप जीएसटी लॉ में पढ़ते हो सेक्शन 147 में, और 147 में बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रिफंड चैप्टर में समझ आता है कि रिफंड चैप्टर में डीम्ड एक्सपोर्ट करने वालों को हम रिफंड प्रोवाइड कर देते हैं। इस डिस्कशन में एफटीपी में मेन हम 3 तरह के एरियाज कवर करने वाले हैं। 3 क्या क्या, कि अगर आप कोई डोमेस्टिक एंटिटी को सप्लाई कर रहे हो जो अपना सामान क्या करने वाला था, इंपोर्ट, बट इंपोर्ट करने के बजाय अब वो आपसे खरीद रहा है, तो उस केस में हम डीम्ड एक्सपोर्ट बनाएंगे उसे। दूसरा, जब आप सप्लाई कर रहे हो किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जहां इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है, तो उसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट बनाएंगे। और तीसरा, आप सप्लाई कर रहे हो ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो बहुत जरूरी है, हमारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो गया, मेट्रो बन रही है जो कई जगहों पे, ये सब के लिए अगर आप सप्लाई करते हो तो भी हम उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बनाने जाएंगे। ये पहले जनरल में बोल दिया है, फिर एग्जैक्टली बताया है कि किन किन चीजों को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा हुआ है पुराने एफटीपी में भी, क्योंकि ये था ऐसे ही था, तो आपको ये याद रखना होगा। जिसमें 2 कैटेगरीज है, सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है तो क्या क्या सप्लाई करेगा तो डीम्ड एक्सपोर्ट है, और अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी प्रोजेक्ट में, तो फिर उसे कब डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। उसके अंदर भी कुछ हमारे 5 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स आपने देखे हुए हैं,
ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, ये हमारे रिवीजन होंगे। जो सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर है, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एए, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट या डीएफआईए। तो किसी पर्सन के पास ए है या एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर ए है या डीएफआईए है और आप उसको सप्लाई कर रहे हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। दूसरा, सप्लाई कर रहे हो टू यूनिट्स लोकेटेड इन, ये 4 जो भी अभी हमने पढ़े, इन यूनिट्स को अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। एंड तीसरा, अगर आप कैपिटल गुड सप्लाई कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास ईपीसीजी का ऑथराइजेशन है तो उसे भी डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाता है और सारे बेनिफिट्स उसके बेसिस पे उस मैन्युफैक्चरर को मिल जाएंगे। सप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, गुड्स सप्लाई किए हैं टू प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोटिफाई किया हुआ है अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। याद रखना है, सप्लाई ऑफ गुड्स किए गए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोटिफाई किया हुआ है और वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कवर्ड है तो उसे भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स किए हैं टू एनी प्रोजेक्ट वेयर इंपोर्ट इज परमिटेड at zero basic custom duty provide the supply is made against international competitive bidding। किसी भी प्रोजेक्ट को जो भले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोटिफाई नहीं किया है बट उस प्रोजेक्ट में जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे इंपोर्ट हो रहा है और वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे कवर्ड है तो उसको सप्लाई करने पे भी हम उसे डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। क्योंकि वो बाहर से मंगा रहे तो ड्यूटी नहीं लग रही, तो हमारे देश से ही मंगाएंगे तो भी उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बनाएंगे, तभी तो हमारे देश से खरीदेंगे ना, नहीं तो वो सब इंपोर्ट ही करेंगे। बाकी 3 याद रखने ज्यादा आसान है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगा रहे हैं हम हमारे देश में, वहां अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स की तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इनको आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो फिर इस केस में भी वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को गुड्स सप्लाई कर रहे हो थ्रू अगेन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसे भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। देखो इसमें बच्चों याद रखना है आपको 3-4 पॉइंट्स खाली ध्यान में रखो, सीधे सीधे थियरी क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ लिखना है उसे और कुछ भी नहीं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के, बहुत हद तक आपको ये पता है। डीम्ड एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट्स ये होंगे कि पहली बात एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और डीएफआई के अंदर भी उसे कवर कर लिया जाएगा अगर उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बना दिया गया है। दूसरा, डीम्ड एक्सपोर्ट पे भी ड्रॉबैक मिलता है, ये पता है हमें, ऑल इंडस्ट्री रेट और ब्रांड रेट, ये हमने कस्टम्स में पढ़ा हुआ होता है जब हम सेक्शन 75 रीड करते हैं। और तीसरा, जो कुछ एक्साइजेबल गुड्स हैं, कुछ एक्साइजेबल गुड्स जो स्पेसिफाई किए हुए हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब, इन पे टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसका भी रिफंड वगैरह कर दिया जाएगा, ये आपको डीम्ड एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिलेगा। उसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, खाली इतना ही ध्यान में रखो कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, डीएफआईए में बेनिफिट्स मिलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाने पे ड्रॉबैक मिल जाता है ऑल इंडस्ट्री रेट पे या फिर ब्रांड रेट पे एज द केस में भी, एंड साथ साथ में जो टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी होती है उसका भी रिफंड मिल जाता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्साइजेबल गुड्स। कॉमन कंडीशंस क्या है फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स? सप्लाई डायरेक्टली उन एंटिटीज को करनी है जो ऊपर लिखी गई, डायरेक्टली, थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होनी चाहिए। तो आपको बोला गया ना, मेगा पावर प्रोजेक्ट को सप्लाई करो गुड्स की, यूएन को सप्लाई करो गुड्स की, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करो गुड्स की, डायरेक्ट करनी है, थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करनी है कि मैंने उसको किया फिर उसने उसको सप्लाई किया, तो वो कवर नहीं किया जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट में, आपको डायरेक्ट सप्लाई करनी होगी, पहली बात। दूसरी, सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू द डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट और एजेंसी। हालांकि सब कॉन्ट्रैक्टर में मेक सप्लाई टू मेन कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग डायरेक्टली टू डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट, पेमेंट इन सच केस शैल बी मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर बाय मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट बाय प्रोजेक्ट अथॉरिटी। अरे क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूं किसी प्रोजेक्ट में गुड सप्लाई करने के लिए, मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो मेरे को डायरेक्टली सप्लाई करना है, ठीक है, डायरेक्टली सप्लाई करूंगा तो ही डीम्ड एक्सपोर्ट है। बट अब एज अ मेन कॉन्ट्रैक्टर मुझे कुछ और चीजों की नीड है जो मैं डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या किया, किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर से वो लिया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, वो मुझे सप्लाई करेगा और मैं आगे मेन डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट को सप्लाई करूंगा, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गुड्स सप्लाई किए और फिर मैंने उन गुड्स को आगे प्रोजेक्ट एजेंसीज को सप्लाई किए, चलेगा। लेकिन फिर एक कंडीशन लिखी हुई है कि वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है ना, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। ये नहीं कि उसको डायरेक्ट जो डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट वाला है उसी ने डायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया, ये नहीं चलेगा। तो मतलब कि सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है मेन कॉन्ट्रैक्टर को, मेन कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है प्रोजेक्ट अथॉरिटीज को, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज पेमेंट किसको करेंगे, मेन कॉन्ट्रैक्टर को, मेन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट किसको करेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर को। तीसरा, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड बाय एन इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर to any Indian or foreign main contractor directly at the designated project agency shall also be eligible for deemed export benefit। अब ये क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं, कोई और सब कॉन्ट्रैक्टर है,
सब कॉन्ट्रैक्टर मुझे सप्लाई कर रहा है और मैं मेन डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट को सप्लाई कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा करना तो ऐसे ही है, लेकिन अगर सब कॉन्ट्रैक्टर सीधे जाके सप्लाई प्रोजेक्ट की साइट पे भी कर देता है, सीधे जाके, हालांकि वो कर मेन कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ में रहा है तो भी चलेगा। हालांकि जो पेमेंट है वो जो प्रोजेक्ट एजेंसी है वो डायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करनी चाहिए, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को करनी चाहिए, और मेन कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को करेगा, तभी हम एलिजिबल उसे मानेंगे, कंडीशन सैटिस्फाइड मानेंगे। ये बात कुछ कॉमन कंडीशन डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट की दी हुई है। तो इसके साथ हमारे डीम्ड एक्सपोर्ट्स का भी डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। ये शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या सिंपल पूछा जा सकता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं या किन चीजों को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, उसकी कैटेगरीज बताओ, कंडीशंस बताओ, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ हमने जो शुरुआत में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स की बात की थी वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी रेमिशन, रॉडटेप, ईपीसीजी, ईओयू, डीम्ड एक्सपोर्ट। अब क्या बच जाता है सर? ये पहले वाले दो पार्ट्स बच जाते हैं, जिसमें एक टॉपिक मैंने आपको कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस होल्डर्स। तो मैं पहले उसे ही ले रहा हूं, फिर बची हुई जितनी भी छुटपुट चीजें हैं उनको हम क्विकली गो थ्रू कर लेंगे एमसीक्यू एंगल से, जितने भी जरूरी होंगे। स्टेटस होल्डर बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। स्टेटस होल्डर का क्या मतलब होता है कि भाई अगर आप बड़े एक्सपोर्टर हो तो देश का भला करते हो, बड़े एक्सपोर्टर हो आप तो आपको प्रिविलेजेस तो देने पड़ेंगे। आपको प्रिविलेजेस नहीं देंगे तो फिर बाकियों को एनकरेजमेंट कैसे मिलेगा बड़ा एक्सपोर्टर बनने का? इसीलिए स्टार कैटेगरी दी जाती है, 1 स्टार से लेके 5 स्टार कैटेगरी की। तो स्टेटस होल्डर्स क्या है? दीज आर एक्सपोर्टर फर्म्स रिकॉग्नाइज्ड एज बिजनेस लीडर्स who have excelled in international trade and have successfully contributed to country's foreign trade. They are expected not only to contribute towards India's export but also provide guidance and hand holding to new entrepreneurs. ये नई बात आई है इस एफटीपी में। इन्होंने बोला कि ये स्टेटस होल्डर को हम प्रिविलेज तो देंगे ही, पर जब आप बड़े हो जाते हो ना तो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सुना है ना? तो अगर ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो इन बड़े बड़े लोगों का यह भी धर्म बनता है कि जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं उनको प्रोत्साहन दें, उनको मोटिवेशन दें, उनको जाके सिखाएं कि कैसे बड़ा बना जाता है और वो कैसे बने थे, ताकि वो जो छोटे छोटे वाले हैं वो भी बड़े हो सके तो देश का भी भला हो सके। तो हम इस तरीके से इनसे ये नहीं कह रहे कि खाली एक्सपोर्ट करते जाओ, उसके लिए तुमको प्रिविलेज दे रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जाके नए नए एंटरप्रेन्योर्स को हाथ पकड़ो, उन्हें गाइडेंस दो, उन्हें संभालो। ये एक्सपोर्टर्स वो होंगे जिनके पास आईईसी होना चाहिए, 10 डिजिट का पैन इज योर आईईसी, 10 डिजिट का पैन आईईसी होना चाहिए, तभी स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन मिलेगा। जिसके लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ये लिमिट्स चेंज हुए हैं, पुराने एफटीपी में अलग थे, नए एफटीपी में अलग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एन एप्लीकेंट शैल बी कैटेगराइज्ड एज अ स्टेटस होल्डर अपॉन अचीविंग द थ्रेशोल्ड इन द करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो जो करंट साल है उसमें भी लिमिट क्रॉस हो जानी चाहिए और पिछले 3 साल भी लिमिट क्रॉस हुई होनी चाहिए, तो आपको एक स्टेटस कैटेगरी दी जाएगी। 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, $3 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए इस साल और पिछले 3 साल में, तब जाके आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बोला जाएगा। 15 मिलियन यूएस डॉलर 2 स्टार, 50 मिलियन यूएस डॉलर 3 स्टार, 200 मिलियन डॉलर 4 स्टार एंड 800 मिलियन डॉलर 5 स्टार। याद रखना है आपको सीधे सीधे, जिसमें इन नंबर्स को निकालते वक्त कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो उसके लिए क्लैरिटी दी हुई है। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शैल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी। एफओबी लेना है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है यूएस मिलियन डॉलर, ये एफओबी दी हुई है। बट कई बार ऐसा होगा कि सर डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट को भी तो एक्सपोर्ट ही माना जाता है, उसको भी तो लेना है, और डीम्ड एक्सपोर्ट में तो इंडियन मिला होता है, इंडियन रुपी मिली होती है, तो फिर ये यूएस डॉलर में कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने कहा जो एफओआर वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी होगी ना, पहले वो लेना, फ्री ऑन रिसीट जो वो वैल्यू होगी वो लेना, और फिर सीबीआईसी ने जो 1 अप्रैल को उस फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो एफओआर वैल्यू है, उस फाइनेंशियल ईयर का जो 1 अप्रैल का सीबीआईसी का नोटिफाइड रेट होगा डॉलर रुपी का, यूएस डॉलर रुपी का, उसके बेसिस पे उसे कन्वर्ट कर लेना। तो कन्वर्ट करके आपको फिर उसे यूएस डॉलर में मिल जाएगा, ताकि पता चले आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो या फिर नहीं। तीनों सालों में ये लिमिट मीट होनी चाहिए, एवरेज नहीं, तीनों सालों में इंडिपेंडेंटली ईच फाइनेंशियल ईयर में मीट होनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस ट्रांसफरेबल नहीं होती कि मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, उसका थोड़ा कम है, तो मैंने तुझे दे दिया ताकि तुझे भी मिल जाए स्टेटस, मुझे तो मिल ही रहा था स्टेटस। ये हरकत नहीं हो सकती, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड। री एक्सपोर्ट बेसिस मतलब मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया, वो खराब हो गया, तो वापस इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके फिर उसको ठीक करके फिर री एक्सपोर्ट किया, तो ये री एक्सपोर्ट हो गया। री एक्सपोर्ट को 2 बार नहीं काउंट कर सकते ना, पहली बार जब एक्सपोर्ट किया था तो वो आ गया, फिर से री एक्सपोर्ट किया तो फिर से उसको काउंट नहीं करना है। कुछ ऑथराइजेशन वाले आइटम्स होते हैं एए के अंदर, डीएफआईए के अंदर, वो भी चलेंगे।
स्कॉमेट वाले आइटम्स भी चलेंगे। ये बेसिकली न्यूक्लियर रिलेटेड होता है, स्कॉमेट वाले स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसमें ट्रीटी वगैरह साइन की हुई है भारत की भी कई देशों के साथ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेके, तो वो स्कॉमेट आइटम्स को भी इंक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है ना, उनके लिए अलग लिमिट है, सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी वालों के लिए, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको जेम्स एंड ज्वेलरी के बाकी जितने हैं उन्हीं की लिमिट ध्यान में रखनी है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, 1 स्टार कैटेगरी डिसाइड करने के लिए कुछ ऐसे आईसी होल्डर्स हैं जिन्होंने $1 का एक्सपोर्ट किया तो ऐसा माना जाएगा $2 का हुआ है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग 1 स्टार एक्सपोर्ट, नॉट अदर। कौन? एमएसएमई, जिनके पास आईएसओ बीआईएस सर्टिफिकेशन है, या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, या जो सिक्किम में है, या जम्मू कश्मीर में, या लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में है, या फिर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा कि भाई देखो $3 मिलियन होने पे 1 स्टार मिलता है ना, तुम्हारा $1.5 मिलियन भी होगा ना तो भी 1 स्टार। हालांकि फिर 2 स्टार बनने के लिए तो $15 मिलियन ही करना पड़ेगा, उसमें आपको डबल वेटेज नहीं मिलेगी। ये डबल वेटेज का एक पॉइंट इनको दिया गया है। सर स्टेटस होल्डर बन के मिलता क्या है? सर फल क्या मिलेंगे इतनी मेहनत के? फल ये मिलेंगे कि क्लियरेंस वगैरह फटाफट होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, कस्टम अथॉरिटी परेशान नहीं करेगी ज्यादा, अरे तुम बड़े आदमी हो, फटाफट सब करो, निकलो, तुम इतना सारा एक्सपोर्ट करते हो, तुम्हारे ऊपर हम ज्यादा अंकुश नहीं लगाएंगे। तुम्हारा अगर किसी प्रोडक्ट का साइन नहीं है, साइन, और तुम्हें पता है कि कुछ चीजों के लिए साइन चाहिए होता है, जैसे डीएफआईए के लिए साइन चाहिए होता है, और अगर साइन नहीं है तो ए के अंदर आप नोटिफाई करा सकते हो साइन, तो ऐसी चीजों के लिए आपको साइन चाहिए, तो साइन 60 दिन में बना के देंगे आपका। नॉर्म्स कमेटी के पास जाओ तो सही, 60 डेज में आपका साइन मिल जाएगा। जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं बैंक के थ्रू, बैंक गारंटी और ये सब, इन सब चीजों से एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, ये सब से हम आपको थोड़ा फ्री कर देंगे। जो 2 स्टार कैटेगरी में आ जाएंगे उनको एक्सपोर्ट वेयरहाउस बनाने का मौका मिलेगा, यानी ऐसे वेयरहाउस जिससे सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा, उनकी परमिशन मिल जाएगी उनको। और जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में होंगे वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं एज पर वेरियस मेमोरेंडम्स एंड वेरियस अदर लाइसेंसेस। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, कोई खास आईईएम क्या है, आईएल क्या है, एलओआई क्या है, दिया है बट वो रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ये आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कुछ लिमिट स्पेसिफाई की हुई है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, इनको प्रायोरिटी मिलेगी हर चीज में। इनका एक काम भी है, इनका काम क्या है? जो 1 स्टार नहीं है, 1 स्टार वालों के लिए नहीं, बाकियों के लिए उन्हें देश का पार्टनर बना दिया गया है। दे आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग एंड इनको मेंटरिंग और ट्रेनिंग देनी है टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रेनीज, जो दिया हुआ है बट आपके सिलेबस में नहीं है। हर साल कुछ लोगों को इनको ट्रेन करना है और देश भलाई में इन्हें पार्टनर बनना है। तो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री, वैसे ही हम इन्हें भी कहेंगे जो 1 स्टार नहीं है, 1 स्टार भी अगेन अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है, लेकिन जो 2 स्टार या अबव है उनको ये सहयोग देना पड़ेगा। ये हमारा स्टेटस होल्डर का प्रोविजन हो गया, बहुत आसान है। सेल्फ में भी अगर आपने पढ़ा होता तो इतनी डिफिकल्टी इसमें नहीं लगेगी आपको, आसानी से आपका हो गया होगा। तो अगर हम हमारे ओवरव्यू वाले पेज पे जाएं तो हमने स्टेटस होल्डर के रिलेटेड भी जो कवर करना था वो भी कवर कर लिया। अब जो भी हमारा बचा है वो सब सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी है यानी एग्जाम एंगल से इतना हिस्टोरिकली भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि पहले भी था ना एफटीपी, पहले भी ये सारी बातें थी, नहीं पूछा गया है। फिर भी कुछ 1-1, 2-2 मार्क की ऐसी चीजें हैं जो एफटीपी में पूछी जा सकती है, जैसे कि ये जो TEE का कॉन्सेप्ट है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, एक्सपोर्ट हब क्या होता है, ये सब थियोरी में पूछा जा सकता है। तो हम इनकी थोड़ी सी थियोरी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप उसे सेल्फ रीड में लोगे तो भी हो जाएगा। एंड देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ छोटे छोटे लिमिट्स हैं, कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज है जो पॉसिबल है, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो फटाफट मैं एकदम स्टार्टिंग से आ जाता हूं, एकदम स्टार्टिंग से, तो हमारा वॉक थ्रू भी हो जाएगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया है और लेजिस्लेशन में कहा है कि जो सेक्शन 5 है ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो हमने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद बनाया था, उसके तहत एफटीपी नोटिफाई किया जाता है, जिसके अंदर फैसिलिटेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट, रेगुलेट, ये सारी चीजें की जाती है, जिसमें डीजीएफटी अपॉइंट किया गया है जो ही सब कुछ मैनेज करता है। एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस एक्ट के तहत बनाई गई, जिसे पहले एग्जिम पॉलिसी कहते थे, अब उसे हम एफटीपी पॉलिसी कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? सब कुछ अलाउड है जब तक हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ चीजें होती है अलाउड है। फ्री मतलब ये नहीं कि ड्यूटी नहीं लगेगी, फ्री मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड लिमिट तक ही कर सकते हो, प्रोहिबिटेड कर ही नहीं सकते हो। और कुछ चीजें तो ऐसी है जो एसटीई के थ्रू ही हो सकती है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, सरकार ने कुछ एजेंसी बनाई है उसके थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा,
आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक्सपोर्ट्स को हम कई सारी स्कीम्स के थ्रू प्रमोट कर ही रहे हैं, वो आपने देख ही लिया, ड्रॉबैक, रिबेट, ईओयू, ईपीसीजी, ये सारी बातें हमने कवर कर ही ली है। 1/4/2023 से एफटीपी आया है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आईईसी कोड होता है जो 10 डिजिट का होता है, जो आपका पैन नंबर ही होता है। कई सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से अगर आपको एग्जेम्पशन वगैरह चाहिए, उसके लिए आपने कई सारी अथॉरिटीज बनाई हुई है। एक सीबीआईसी हम जानते हैं, आरबीआई हम जानते हैं, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से वो भी हमें पता है। एफटीपी के अंदर एफटीपी 2023 उसका एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स है जिसमें सारे फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं, आयत निर्यात फॉर्म्स, तो एएनएफ वगैरह ये सब उसी के अंदर दिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम का एक हार्मोनाइज सिस्टम बनाया हुआ है, ये आपने कस्टम लॉ में पढ़ा होता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 इज फॉर इंपोर्ट एंड शेड्यूल 2 इज फॉर एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विजाविस टैक्स लॉस क्लियरली आए, ये पॉलिसी टैक्स लॉस को ओवरराइड नहीं कर सकती। एंड यहां जो पॉलिसी में लिखा है ना, उसे एग्जेम्पशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, लॉ के थ्रू ही एनेबल किया जाता है। ये तो सिर्फ सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये और कुछ भी नहीं है। स्कोप ऑफ एफटीपी 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से कई सारे हमने पढ़ लिए। ईपीसीजी स्कीम हमने पढ़ लिया, ईओयू के बारे में पढ़ लिया, डीम्ड एक्सपोर्ट्स वगैरह हमने पढ़ लिए, ड्यूटी एग्जेम्पशन रेमिशन स्कीम्स हमने पढ़ ली। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं वो हमें देखने हैं अभी। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एफटीपी बहुत हद तक इस बात पे फोकस करना चाहता है कि हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दें और हमारे देश में बिजनेस करना आसान हो, इसे भी बढ़ावा दें, जिसमें हमारी रैंकिंग बहुत सुंदर नहीं आती है, हम कहीं 80s की लाइन में आते हैं, एंड देयर बाय हम उसे सुधारने के लिए भी ये सब ऑब्जेक्टिवली बनाते हैं। तो ये कैसे सुधरेगा? जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम कम लगेगा, कार्गो रिलीज होने में वक्त कम लगेगा, ऑफिस नहीं खेलेंगे मेरे साथ कि कल आना, तभी होगा ये सारी चीजें। पेपरलेस होगी चीजें, ट्रांसपेरेंट होगी, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जो dgft.gov.in है, जहां हम सारी चीजें कवर करते हैं। 24/7 हेल्प डेस्क है। व्हाट इज एईओ? 2 मार्क का थियरी पॉसिबल है। एईओ होना पड़ता है अगर आपको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम चाहिए, ये बात हमने पढ़ा था, या फिर आपको 2 स्टार स्टेटस होल्डर होना होगा जिसने एईओ के लिए अप्लाई किया है, तो इसीलिए एईओ जरूरी है। कई जगहों पे हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट कस्टम लॉ में भी पेमेंट ऑफ ड्यूटी के वक्त हमने एईओ की बात पढ़ी होती है। तो एईओ प्रोग्राम के अंदर एक बिजनेस एंटिटी है जिसको एईओ स्टेटस मिला है। उसको स्टेटस मिल गया मतलब कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करता है, यानी सरकार को उस पर भरोसा है, उसकी सेफ्टी चेक वगैरह गवर्नमेंट ने कर ली है, एंड इसीलिए उसको ये टैग दिया है। इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं, जल्दी क्लियरेंस ऑफ कार्गो होता है, और कई सारे और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये छोटी सी बात जो 2-3 लाइंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, ये नया आया है इस एफटीपी के अंदर कि कुछ टाउन्स, सिलेक्टेड टाउन्स, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जगह हमारे देश में, वो इंडिया की एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें TEE का टैग दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो उससे दूसरों को जेलसी होती है, दूसरों को लगा अरे यार उसको क्यों, मेरे को भी, तो फिर वो भी मेहनत करता है, वो भी और पुश करता है। जेलसी कहने का मतलब लिटरली मत लेना, मतलब उसको भी एनकरेजमेंट मिलती है, मुझे भी आगे बढ़ना है, एंड इसीलिए कंपटीशन होता है, इसीलिए ऐसे टैग्स बड़ा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये टैग लेके आई कि इससे उनको हम सपोर्ट देंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उनको प्रिविलेजेस देंगे तो वो और बढ़ेंगे, और इससे बाकियों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। फिर स्टेटस होल्डर की बात दी हुई थी जो हमने कवर कर लिया, ये हमने पूरा देख लिया। देन कुछ मिसलेनियस प्रोविजन में लिखा है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट को, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये जो हमारे कैंपेन है आत्मनिर्भर भारत, इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फिट बैठते हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक्सपोर्ट हब्स बनाएंगे, जहां पे से हमने आइडेंटिफाई किया है 2-3 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट से बेचने पे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, जैसे हरियाणा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट हब्स बनाया जाएगा। तो ये खाली आप थोड़ा सा रीड कर लें। क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स को जल्दी सेटल करने का ऑब्जेक्टिव है हमारा इस एफटीपी के अंदर। एंड स्कॉमेट, जो आपको ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया सिग्नेटरी है टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट, यानी कि हथियार वगैरह हमें नहीं यूज करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन, एंड इट इज अ मेंबर ऑफ सच रिजाइम्स, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो टेररिज्म में यूज की जा सकती है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये सारी चीजें हो गई। तो देयर बाय स्कॉमेट के रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये पार्ट हो गया हमारा, इंट्रो पार्ट हो गया, जितना आपको बेसिक जानना था उतना मैंने क्विकली डिस्कस कर लिया। अब जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखो ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, ये पूरा आपको याद नहीं करना। जहां जहां पे मैं रुक रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
खाली वो ध्यान में रखना, एमसीक्यू में काम लग सकता है वो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पैन ही होता है, पैन ही होता है और कुछ भी नहीं होता। जो 10 कैरेक्टर का है अल्फा न्यूमेरिक, तो पैन तो अल्फा न्यूमेरिक ही है ना, वो 10 कैरेक्टर का है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या होते हैं वो सब आपने पढ़े हुए हैं, ये सब हो चुका होता है हमारा। फिर ये बात जरूरी है, इंपोर्ट सैंपल्स और गिफ्ट्स, इसमें कुछ लिमिट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स ऑफ इवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स इज अलाउड विदाउट इंपोर्ट ऑथराइजेशन। तो वैसे तो आपको इंपोर्ट करने के लिए अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजें इंपोर्ट करनी है तो ऑथराइजेशन चाहिए, बट अगर आप रिस्ट्रिक्टेड आइटम का सैंपल इंपोर्ट करना चाहो तो बिना ऑथराइजेशन के भी करोगे तो चलेगा। हालांकि डिफेंस आइटम, सीड्स, बीज, मधुमक्खियां या न्यू ड्रग्स, इनके लिए सैंपल इंपोर्ट करने के लिए भी ऑथराइजेशन चाहिए। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स अप टू 3 लाख करना है, शैल बी अलाउड। तो ये लिमिट ध्यान में रखोगे आप। कोई भी सैंपल आपको इंपोर्ट करना है बिना ड्यूटी पे किए तो 3 लाख रुपए तक सारे एक्सपोर्टर्स को अलाउ किया हुआ है। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गिफ्ट तो उस पर कोई पेमेंट तो आप करने वाले नहीं है, पोस्ट या कुरियर के थ्रू, जहां पे आप उसे गिफ्ट की तरह क्लियर कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिटेड है। आप गिफ्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते हो पोस्ट और कुरियर के थ्रू, इट इज नॉट अलाउड। हालांकि राखी मंगवा रहे हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन जो जान बचाएगी आपकी, ऐसी दवा मंगा रहे हो, तो अगर वो गिफ्ट में भी आया है तो चलेगा, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। बट उसके अलावा पोस्ट कुरियर से कुछ भी गिफ्ट में मंगाओगे वो नहीं चलेगा। हालांकि आप गिफ्ट में मंगाना चाहते हो मंगाओ, लेकिन फिर उस पर ड्यूटी भरनी पड़ेगी आपको। यानी ये ऐसा नहीं बोल रहे कि गिफ्ट लाना ही पाप है, ये बोल रहे इंपोर्ट करो, गिफ्ट के थ्रू मंगाओ, बट उस पर फिर ड्यूटी पे करो। और अगर राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मंगा सकते हो बिना पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के, तो भी चलेगा। एंड अगर राखी पे 100 रुपए तक की ड्यूटी है तो ड्यूटी लेंगे ही नहीं, हमने फ्री कर दिया उसको, ड्यूटी फ्री कर दिया है। तो ये कुछ लिमिट्स ध्यान में रखना। ये 100 रुपए वाली बात, 3 लाख रुपए वाली बात, ये काम की रहेगी हमारे लिए। देन इसके बाद आपके लिए जरूरी बात हो जाएगी, बाकी रीडिंग है, आप इतनी डिटेलिंग में नहीं जा सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपोर्ट के अंदर आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, गिफ्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स देखा आपने, वैसे एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स ये अलाउड है 5 लाख रुपए तक। एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए तक के आप गिफ्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जिनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनको नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए ऑथराइजेशन लेना होगा। बाकी जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उनको 5 लाख रुपए तक आपको एक्सपोर्ट करना है, एज अ गिफ्ट आप कर सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गिफ्ट में क्या ध्यान रखना है, इंपोर्ट कर रहे हो गिफ्ट और वो राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है, नहीं कर सकते। ड्यूटी पे करके इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है चलेगा। राखी पे 100 रुपए तक की ड्यूटी है, देनी ही नहीं है, भले फिर आपने उसको खरीदा हो, भले इंपोर्ट एज अ गिफ्ट नहीं किया हो। एंड वहीं अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट कुछ भी करो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो कर सकते हो, नहीं तो ऑथराइजेशन चाहिए होगा। लेकिन एक्सपोर्ट गिफ्ट के रूप में कितने रुपए तक कर सकते हो, साल का 5 लाख रुपए तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये अलाउ किया हुआ है। बाकी बातें आप खाली रीड कर लेंगे, इट इज नॉट नीडेड। मैं वो आपको सेल्फ स्टडी में दे रहा हूं, उसे मैं पूरा रीडिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कभी पूछा भी नहीं है और मेरे ओपिनियन में कोई खास चांसेस बनते भी नहीं है। एंड इसके साथ लो हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लीट कर लिया है हमने पूरे के पूरे एफटीपी के हमारे डिस्कशन को। मैं आपको अगेन आइडिया दूं तो यही कहूंगा, जितनी बातों को मैंने जैसा बताया कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ही ज्यादा तवज्जो दो कि आप उसे कवर करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर पढ़ने को तो बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं तो हमें अपने सिलेबस को लिमिट करना होता है और एग्जाम ओरिएंटेड इन्हें देखना होता है। और पूरा एफटीपी है भी नहीं आपके सिलेबस में, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ही कवर किए गए हैं जिसमें से भी रेलेवेंट चीजें ही पूछी जाती है। तो ये जो टिक की हुई ये चीजें, इनको आप सबसे इंपॉर्टेंट मानना। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, AADFI ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, A++ कैटेगरी है, ये पास में भी सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। रॉड टिप क्योंकि थोड़ा नया आया है इसीलिए मैं इसे भी A कैटेगरी मानूंगा। EPCG को मैं A कैटेगरी मानूंगा, इसे पास में बहुत बार पूछा हुआ है, आगे भी चांस बनते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट को मैं A कैटेगरी मानूंगा। स्टेटस होल्डर को मैं A कैटेगरी लेने वाला हूं। इसके अलावा बाकी जो थोड़े मैंने पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, लेकिन वो फिर भी B कैटेगरी में जाते हैं, ये सब B कैटेगरी में जाते हैं। और इसके अलावा तो बाकी सब कुछ किस में चला जाता है, C कैटेगरी में चला जाता है। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। होपफुली हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लेकिन बहुत ब्रीफ में भी
पूरा एफटीपी अच्छे से कवर कर लिया है और आपको समझ भी पूरा आ गया होगा। आप अपनी एग्जाम के लिए अब बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। जितना बताया है उन चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे लिंक में अटैच किया हुआ है, आप उसे आराम से रेफर कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स हो, डिफिकल्टी हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी बताएं आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो। इस तरीके से हम अगेन आते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, फाइनल एग्जामिनेशन में सबसे मुश्किल आखिरी के ये 1.5-2 महीने ही होते हैं, क्योंकि ये आखिरी के 1.5-2 महीने में आपकी नॉलेज नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो रही होती है कि आप कितना संभाल सकते हो अपने आप को, अपना कितना मानसिक संतुलन रख सकते हो आउट ऑफ सो मच ऑफ सिलेबस, द ओशियन ऑफ सिलेबस। एंड जो लोग अपनी मानसिक स्थिति स्टेबल रख पाते हैं, घबरा नहीं जाते, पैनिक नहीं कर जाते, अपने आप को दिलासा देते रहते हैं मैं नहीं तो कौन, ऐसा सोचते रहते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, एक नेगेटिव जोन में नहीं चले जाते, वो अच्छा कर ही लेते हैं भले उन्हें कुछ चीजें नहीं आती, भले उन्हें कुछ कम आता है। कॉन्फिडेंस ही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात नहीं करते कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए अरे मैं तो सब कर ही लूंगा, लेकिन ये तो होना चाहिए मैं कर लूंगा, ये एक बिलीफ तो होना ही चाहिए। तो अगर वो सेल्फ बिलीफ इनकलकेट कर लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। जो आपका डिजायर्ड टारगेट है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो इसके साथ पढ़ते रहें, खुशी खुशी पढ़ते रहें, एंजॉय करें अपने लर्निंग को, प्रोसेस को। हम आते रहेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे इस तरह के डिस्कशंस को करने के लिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।